चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। बेटा अगर इनफाइनाइटली लार्ज शीट है तो उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ये हमने डिराइव कर रखा है। मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ और सुनिए बेटा क्या कहानी है क्या सिचुएशन है सारी बेटा देखते हैं। आपके पास बेटा एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट है इस तरह से, लेंथ भी इनफाइनाइट बेटा, विड्थ भी इनफाइनाइट, ऐसे खूब बड़ा एरिया है, ठीक है ना, लेंथ भी इनफाइनाइट बेटा, विड्थ भी इनफाइनाइट है, क्यू चार्ज है, ए एरिया पे फैला हुआ है तो इसका सिग्मा बेटा ऑफ कोर्स क्यू बाई ए होगा। इस शीट के कारण बेटा किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बेटा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हम बड़ा प्रूव कर चुके हैं इसको। सिग्मा की बेटा वैल्यू आप जानते हैं इट इज क्यू बाई ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बड़ा फॉर्मूला कम्स आउट बी क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये जो बड़ा फॉर्मूला है ये बड़ा एक बार सिर्फ और सिर्फ हम नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए ही लिख रहे हैं। अगर शीट कंडक्टिंग हुई तो क्या फर्क आएगा बेटा हम आगे जाके देख लेंगे, बट फिलहाल आप ये मान के चलो बेटा मैं फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक बार नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए ही लिख रहे हैं। फॉर्मूले में खास बात बेटा आपने देखी कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही कि शीट से डिस्टेंस कितनी है। तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बड़ा यूनिफॉर्म है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बड़ा इट इज यूनिफॉर्म, एक जैसी है, समान है, हर जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। फेयर एनफ। मैं यहाँ एक बात और बोलूँगा कि बेटा इसी इनफाइनाइट शीट को, ये बड़ा इनफाइनाइट शीट है, इसको अपन अगर ऐसे देखें तो आपको यूँ नज़र आएगी, क्रॉस सेक्शन इसका ऐसा नज़र आएगा, क्रॉस सेक्शन बेटा ऐसा नजर आएगा। इस तरह की बेटा इनफाइनाइटली लार्ज शीट है, इस तरह की इनफाइनाइटली लार्ज शीट है। इसके पास बेटा जो भी चार्ज होगा वो पूरे के पूरे वॉल्यूम में होगा। और आप जानते हैं अगर बेटा कंडक्टर होता है ना तो सारा का सारा चार्ज बेटा धक्का मारकर बेटा कहाँ पहुँच जाता है, सरफेस पे। यहाँ पर भी चार्ज धक्का तो मार रहा होगा, लेकिन आप जानते हैं कि नॉन कंडक्टर के अंदर चार्ज का भागना अलाउड नहीं है, चार्जेस का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना अलाउड नहीं है। और ये बड़ा सारा चार्ज जो है पूरे के पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ज Q है, एरिया A है, तो इसका सिग्मा बड़े आराम से हम लिख सकते हैं Q बाई ए। राइट साइड में बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे, दैट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करूँ तो Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। लेफ्ट वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा लेफ्ट में आएगी, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर बड़ा जी Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये बड़ा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा चाहे आप किसी पॉइंट पर निकाल लो बड़ा वो मैग्नीट्यूड बड़ा सेम ही है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा जब भी दिखानी हो तो आप ऐसे लाइंस दिखा सकते हो, ऐसे पैरेलल लाइंस दिखा सकते हो। अगर यही बड़ा चार्ज बड़ा अगर नेगेटिव होता तो बड़ा यही लाइंस बड़ा बाहर की बजाय अंदर की तरफ आ रही होती। ऐसे बड़ा बाहर की तरफ निकलती हुई रेस दिखाती बाहर की तरफ। अगर यही बड़ा चार्ज नेगेटिव होता तो आप ये इलेक्ट्रिक जो लाइन से बड़ा इनको ऐसे अंदर की तरफ आते हुए दिखा सकते थे। ये बड़ा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस इस इनफाइनाइटली चार्ज प्लेट से डिस्टेंस, इनके बीच ग्राफ कैसा होगा, तो मैं कहूँगा बड़ा इनके बीच ग्राफ रखो ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है एंड इट विल रिमेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या बेटा जी Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म रहेगी। इस बात पर बड़ा कुछ सवाल करते हैं, ऐसे छोटे मोटे चिन्ने मिन्ने से सवाल हैं, बड़ा कुछ निपटा लेते हैं ना। सुनिए बेटा सवाल इस तरह से कि बेटा मान लीजिए कि हमारे पास है ना 2 से ज़्यादा शीट हो, इनफाइनाइट शीट्स हो, लेकिन बेटा 2 हो, 2 से ज़्यादा हो, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। चलिए बेटा देखिएगा क्या सिचुएशन है, बेटा देखना। सवाल है बेटा आपके पास इनफाइनाइटली लार्ज शीट है बेटा ऐसे, बड़ा शीट है, इनफाइनाइट लार्ज शीट है ऐसे, ठीक। ऐसी बेटा एक शीट और है यहाँ पे और एक शीट बेटा यहाँ पे।
तीनों की तीनों बड़ा दीज आर 3 लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट्स। इसके पास बड़ा चार्ज Q है, इसके पास बड़ा चार्ज 2Q है और इसके पास बड़ा चार्ज है -Q। लार्ज शीट्स है बेटा, ठीक है। एरिया बेटा तीनों का ही खूब बड़ा बड़ा एरिया है, लेकिन एरिया की वैल्यू ए दे रखी है। यहाँ कहीं बेटा मेरे पास पॉइंट है ए, यहाँ कहीं बड़ा पॉइंट है बी, यहाँ कहीं बड़ा पॉइंट है सी और यहाँ कहीं पॉइंट है डी। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दीज 4 पॉइंट्स। बड़ा सवाल लिख भी लेना, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी एंड एट पॉइंट डी। चारों पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अभी निकालते हैं। सर आपने ये डिस्टेंस तो दी नहीं, बड़ा जरूरत ही नहीं है। इनफाइनाइटली लार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेशन पर, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। इस इनफाइनाइटली लार्ज शीट के कारण बड़ा चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बाहर की तरफ और उसकी वैल्यू होगी, मेरे बच्चे जानते हैं, Q/2A∪0। इस 2Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर की तरफ। बेटा कितनी? Q/2A∪0। क्यों नहीं बेटा? 2Q/2A∪0। इस -Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी। नेगेटिव चार्ज है ना, तो बाहर की तरफ नहीं बेटा, अंदर की तरफ होगी और उसकी वैल्यू होगी Q/2A∪0। बेटा आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि सर माइनस क्यों नहीं लगा रहे। बेटा माइनस तो सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं है, अंदर। वो बेटा मैंने यूज़ कर लिया। और अगर मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो बेटा मैं बोलूँगा कि दिस प्लस दिस माइनस दिस, कुल मिलाकर बेटा ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। दिस प्लस दिस माइनस दिस करते बेटा मेरे पास आंसर आ गया Q/A∪0। इसी बात को कोई मेरा बच्चा एक तरीके से सोच सकता था कि सर ये तीनों प्लेट जो है ये इस पॉइंट के राइट साइड में है, सारी एक तरफ ही है, सेपरेशन पर तो डिपेंड कर नहीं रहा। तो सर इस प्लेट को भी यहाँ ले आओ, इस प्लेट को भी यहाँ ले आओ। Q और 2Q कितना हो गया? 3Q। 3Q और -Q कितना हो गया? 2Q। तो सर इस प्लेट पर चार्ज पड़ा मान लो 2Q और सीधा बोल दो कि चार्ज है 2Q अपॉन बेटा 2A∪0। 2 से 2 बेटा कैंसिल, आंसर आ जाएगा Q/A∪0। ऐसे भी सोच सकते हैं। बी पॉइंट पे अभी निकालते बेटा। सबसे पहले इस Q चार्ज की प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी Q/A∪0। आगे चल बेटा, इस 2Q चार्ज की प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे बाहर की तरफ, चार्ज पॉजिटिव है बेटा, और वो आएगी बेटा कितनी? 2Q चार्ज अपॉन 2A∪0। बढ़िया बेटा। ओ बेटा इस Q चार्ज के कारण Q/2A∪0, फॉर्मूले में 2 तो आता ही ना। इस -Q चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर की तरफ, कितनी आएगी बेटा? Q/2A∪0। सर माइनस नहीं लगा रहे बेटा, माइनस तो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए था? डायरेक्शन के लिए। और आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गया बेटा, इधर की तरफ 2Q/2A∪0, इधर की तरफ भी 2Q/2A∪0। एज यू कैन सी दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कम्स आउट टू बी 0। बढ़िया है बेटा। सी पॉइंट पे आइए, इस Q चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और उसकी वैल्यू आएगी Q/2A∪0। इस 2Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर की तरफ, बेटा कितनी आएगी? 2Q/2A∪0। इस -Q चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ आएगी, बेटा कितनी आएगी? Q/2A∪0। माइनस का आप जानते हो कोई अर्थ है नहीं बेटा। Q 2Q Q बेटा कितना हो गया? 4Q। बेटा 4Q/2, आई थिंक बेटा सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस तरफ, दैट इज 2Q/A∪0। बढ़िया आंसर है अपना वास्तव। डी बेटा लास्ट पॉइंट है, कर लेते हैं। इस -Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ कितनी बेटा? Q/2A∪0। इस 2Q चार्ज की वजह से बेटा बाहर की तरफ कितनी बेटा? 2Q/2A∪0। उस Q चार्ज की वजह से बेटा बाहर की तरफ ही कितनी बेटा? Q/2A∪0। बेटा ये दोनों तो कैंसिल हो गए, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई Q/A∪0, वो भी इस तरफ। ये बड़ा अपना आंसर है। तो चलिए बढ़िया बेटा, है ना।
तो इस तरह से बेटा हम अगर मान लीजिए कि एक से अगर ज़्यादा शीट्स हुई तब भी बेटा हम बड़े आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाल सकते हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा टास्क नहीं है ना, ये बहुत ही ऐसे आराम से करने वाली चीज़ है, कोई बहुत ऐसे बड़ी बात नहीं है। चलिए बच्चों और करते हैं, इक्का दुक्का सवाल अपन और निपटाते हैं, मजे आएंगे। चलिए एक सवाल और, इस सवाल का बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, आपको याद भी आ जाएगा। सुनिएगा बड़ा, हमारे पास एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट है, मैं पहले बोल रहा हूँ बेटा, इनफाइनाइटली लार्ज शीट है और इसका चार्ज पर यूनिट एरिया दे रखा है सिग्मा। दिस इज बेटा नॉन कंडक्टिंग लार्ज शीट, बेटा नॉन कंडक्टिंग लार्ज शीट है। बस इसमें क्या है कि बेटा एक कैविटी है ऐसे, बाकी जगह तो बेटा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, लेकिन एक कैविटी है आर रेडियस की, और इस कैविटी की एक्सिस पर यहां कहीं एक्स डिस्टेंस पर बड़ा कोई पॉइंट है P। मेरा सवाल यह है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। बड़ा पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो चलिए करते हैं। बड़ा बीच में आपकी एक ई कैविटी है, बड़ा एक खाली जगह है। कैविटी बेटा आप समझते ही हो, कैविटी बेटा वो जगह है बेटा जहाँ से बिल्कुल कोई चार्ज वार्ज नहीं है। बेटा आपने कटर लगाया और ऐसे बेटा जो चार्ज वार्ज था यहाँ से बाहर फेंक दिया, ये खाली जगह है। सो यू नो इट वेरी वेल कि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी 0 है, उसको एक बार आप सिग्मा माइनस सिग्मा लिख लें। क्या लिख लें बेटा? सिग्मा माइनस सिग्मा। माइनस सिग्मा को तो एक बार छुपा लें, तो यहाँ भी सिग्मा हो गया और बाहर भी सिग्मा हो गया, तो पूरी शीट बन गई इनफाइनाइटली लार्ज बिना किसी कैविटी के। तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बन गई है। तो हमारे पास एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट बन चुकी है ऐसे। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा और यहां कहीं बड़ा कोई पॉइंट P है प्लस। अब एक काम करो, अब उल्टा करो बेटा, अब सिग्मा को छुपा लो और सिर्फ माइनस सिग्मा देखो। तो आप बोलो सर माइनस सिग्मा तो सिर्फ ऐसे आर रेडियस की डिस्क टाइप बन जाएगी। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है। तो बेटा माइनस सिग्मा जो है बेटा ये आपके सिर्फ और सिर्फ इस आर रेडियस की डिस्क में बन गया है। चार्ज डेंसिटी बेटा माइनस सिग्मा और यहाँ से x डिस्टेंस दूर बेटा आपके पास कोई ना कोई पॉइंट है P। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इसको और इसको अगर मैं ओवरलैप कर दूंगा तो ये बन जाएगा, और बीच वाले रीजन में एक बार सिग्मा आएगा एक बार माइनस सिग्मा आ जाएगा, तो वहाँ पर आपकी चार्ज डेंसिटी 0 आ जाएगी। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें तो आप कह सकते हो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस। इतना सा काम है। तो बेटा बोलना इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कैन बी रिटन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिग्मा प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस सिग्मा। सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे। मेरे बच्चे जानते कितनी आएगी? मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर याद है इनफाइनाइटली लार्ज शीट है इसलिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ये नेगेटिव चार्ज, बेटा नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बाहर की तरफ नहीं आएगी, अंदर की तरफ आएगी। और ये तो डिस्क है बेटा, डिस्क के कारण मैंने आपको बेटा जी यहाँ से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सिखा रखी है। बेटा मैंने आपको सिखा रखी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज x अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। मैं बेटा यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ एक प्लस माइनस की। अब सुनना, या तो बेटा बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस सिग्मा ऐसे लिख दो, और सिग्मा की जगह बेटा क्या यूज कर लो? माइनस सिग्मा, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी बेटा सिग्मा नहीं है माइनस सिग्मा है। या तो ऐसे बोल दो या ऐसे बोल दो कि सर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी U और इस माइनस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी U। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दिस माइनस दिस। लेकिन अब जब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने वाले होंगे तब बेटा माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपकी मर्जी है आप कैसे इस बात को बोलना चाहो। मैं तो ये कहूंगा कि बेटा ऐसे लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिग्मा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस सिग्मा, और सिग्मा अब इसका माइनस सिग्मा यूज कर लो और बेटा फॉर्मूले में सिर्फ माइनस सिग्मा पुट कर दो, अपने आप ही माइनस हो गया, आपको अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी।
और बेटा इससे आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन तो कैंसिल, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है बेटा सिग्मा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 एप्सिलॉन। तो बेटा आपकी मर्जी है, आप कहो कि सर मैं दिस माइनस दिस करना चाहता हूँ, बेटा कर दो, लेकिन मोड लेके फिर बेटा माइनस नहीं लगाओगे। बड़ा सीधा जोड़ना था सीधा जोड़ दो, लेकिन जोड़ोगे तो बड़ा सिग्मा को, इसको तो सिग्मा लिखना, इसको माइनस सिग्मा लिखना, जैसे आपकी मर्जी बेटा वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब जब हम इनफाइनाइटली लार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सीख गए हैं, तो हम इनफाइनाइटली लार्ज शीट के कारण फोर्स भी लिख सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इनफाइनाइटली लार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ऑफ कोर्स आपका फोर्स भी यूनिफॉर्म है, और अगर फोर्स यूनिफॉर्म है इट मींस दैट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अगेन बड़ा पक्की बात है कि हमने जो भी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले याद कर रखे हैं, v = u + at, s = ut + ½ at² वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे फॉर्मूले बिल्कुल वैसे के वैसे वैलिड हैं। तो उन पे एक सवाल बन सकते हैं बढ़िया बढ़िया, जैसे 2 सवाल पूछ रहा बेटा आप लोगों से। पहला बेटा ये आपके पास एक इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट है जिसकी चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा। दिस इज इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, ठीक है बेटा, कोई ग्रेविटी वगैरह कंसिडर नहीं करनी है। और बेटा मैंने क्या किया कि यहां से किसी इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया, चार्ज है बेटा -e, मास है m, स्पीड है बेटा u और एंगल है थीटा। बेटा चार्ज पार्टिकल जाएगा 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 जाएगा, यूं आएगा। बेटा मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, बताओ कि इसके प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज। बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज तो इस डिस्टेंस को कहोगे, मैक्सिमम हाइट बेटा इसको कहोगे, और टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक का टाइम। तो बेटा कुछ खास करने की जरूरत है बेटा इसमें है नहीं। ये जो आपकी इनफाइनाइटली लार्ज शीट है जिसका चार्ज डेंसिटी बेटा सिग्मा दे रखा आप लोगों ने, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऊपर की तरफ और उसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन एयर में आएगा बेटा उस पर फोर्स आ जाएगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्यों? क्योंकि चार्ज बेटा नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर तो फोर्स नीचे, और उस फोर्स की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। बेटा चार्ज है ई, माइनस लगाने की जरूरत है नहीं। चार्ज है बेटा कांस्टेंट, सॉरी बेटा फोर्स है कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नीचे की तरफ बेटा एक्सेलरेशन आ गया है सिग्मा ई अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट। जो हमारा बड़ा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ करता था उसमें एक्सेलरेशन हुआ करता था नीचे की तरफ g, और इसमें एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ सिग्मा e अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे ख्याल से सारी की सारी कहानी सेम है, बस वहाँ पर g था बेटा यहाँ पर ये आ गया। मैं आपसे पूछूँ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला है दैट इज 2u sin थीटा अपॉन g। जी नहीं बेटा, g की जगह ये यूज़ करो, क्या है बेटा सिग्मा ई अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो आप कह सकते हो सर मैक्सिमम हाइट आएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 टाइम्स g। जी नहीं बेटा, ये नीचे जो एक्सेलरेशन है वो लिखो, दैट इज सिग्मा ई अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट। सर रेंज लिखनी मेरे को बेटा, लिख ले, रेंज इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। जी नहीं बेटा, नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो लिखिए, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है सिग्मा e अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा आपकी रेंज। तो बेटा इस तरह से आप टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट बेटा इस तरह सब कुछ निकाल सकते हो। इवन अगर इसमें ग्रेविटी हुई तब भी में कोई दिक्कत नहीं बेटा, तब भी हम सवाल कर सकते थे। तब बोलते कि नीचे की तरफ 2 फोर्स आएंगे, mg भी आएगा और ये भी आएगा, नेट फोर्स वुड हैव बीन mg प्लस दिस। तो एक्सेलरेशन आता है g प्लस ये, थोड़ा हर जगह जहाँ पर ये लिखा है वहाँ पर हम g प्लस ये, g प्लस ये, g प्लस ये, तब भी मेरे आंसर बड़े आराम से आते, कोई दिक्कत नहीं थी। आई होप यू गेट द पॉइंट। इसी बात पे बेटा मतलब कि इनफाइनाइटली लार्ज शीट जो है बेटा ये कैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रिएट करती है, इस बात पे एक छोटा सा काइनेमेटिक्स का ही सवाल और है।
कर लीजिए बेटा, ठीक है, आसान सही है। सुनना बेटा, ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस और ये इनफाइनाइटली लार्ज शीट, बेटा ये आपकी एक इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट है जिसका चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है, और ये जो बड़ा शीट है ये इलास्टिक है। बड़ा इलास्टिक का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट टकराती है तो जितनी स्पीड से आएगी उतनी स्पीड से ही जाएगी। ये जो सरफेस है बड़ा ये आपके पास स्मूथ है, और यहां बड़ा मेरे पास एक m मास का बड़ा ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस पर m मास का ब्लॉक है, चार्ज बड़ा इसका -q है, और मैंने क्या किया बेटा यहां से इसको L डिस्टेंस से छोड़ दिया, यहां से बेटा रिलीज कर दिया, L डिस्टेंस से मैंने इसको रिलीज कर दिया। हमें इस ब्लॉक के मोशन को जज करना है कि इसका मोशन कैसा होगा। सबसे पहला सवाल तो यही है, तो चलिए सोचते हैं। इस इनफाइनाइटली लार्ज शीट के कारण पूरे रीजन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस -q चार्ज पर फोर्स लगेगा ऐसे, हालांकि नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल भी लग रहे हैं, लेकिन वो दोनों बैलेंस हो रहे हैं। फ्रिक्शन बेटा है नहीं, सरफेस स्मूथ है, तो इस तरफ एक फोर्स आ गया और फोर्स की वैल्यू आएगी q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फोर्स कांस्टेंट तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, तो लगातार इसकी स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, तगड़ी स्पीड से टक्कर करेगा। वो स्पीड निकालने के लिए हम ऑफ कोर्स इक्वेशन लगा सकते हैं, v² = u² + 2 × a × s। अब जितनी स्पीड से टकराएगा उतनी स्पीड से ही वापस आएगा, लेकिन जब वापस आ रहा होगा तो कहानी बदल जाएगी। अब क्या होगा, अब आपके पास वेलोसिटी होगी इस तरफ और फोर्स होगा इस तरफ, क्योंकि चार्ज तो उसके पास नेगेटिव ही बेटा। वेलोसिटी होगी इस तरफ और फोर्स होगा इस तरफ, वेलोसिटी होगी इस तरफ और एक्सेलरेशन होगा इस तरफ। अब लगातार स्पीड घटेगी 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 घटेगी, यहीं पर आकर इसकी स्पीड वापस से 0 हो जाएगी। यहीं पर आकर 0 क्यों होगी वो आप समझिए क्यों होगी बेटा, क्योंकि जाते वक्त भी एक्सेलरेशन वही था, आते वक्त भी एक्सेलरेशन वही है, सिर्फ अंतर इस बात का है कि पहले उस एक्सेलरेशन ने स्पीड बढ़ाई है, अब उसी हिसाब से वो स्पीड को घटा रहा है। तो जितने डिस्टेंस में स्पीड बढ़ी उतनी डिस्टेंस में स्पीड घटकर वापस से 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर आकर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी मोमेंटरली, हमेशा नहीं, मोमेंटरली, सिर्फ और सिर्फ एक मोमेंट के लिए। उसके बाद वापस से बड़ा फोर्स लग रहा है इस तरफ, फिर से स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, अच्छी स्पीड से टक्कर करेगा, फिर वापस आएगा, स्पीड घटेगी घटेगी घटेगी, यहाँ आकर वापस से स्पीड 0 बड़ा, फिर वापस से स्पीड बढ़ेगी 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 बड़ा, फिर घटेगी फिर बढ़ेगी फिर घटेगी, एंड इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। हम उस ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो बड़ा 2 सवाल पूछ रहा हूँ। पहला सवाल थोड़ा ठीक है, ऐसे ही था कि जज करना है मोशन को, हमने बेटा मोशन को जज कर लिया। अब सवाल सुनिए बेटा, फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन it is about to strike the sheet। बेटा शीट से टकराते वक्त स्पीड क्या होगी। दूसरा सवाल, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन ऑफ दिस ब्लॉक। ब्लॉक के ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा। चलो बड़ा निकालते हैं। इस क्यू चार्ज पर फोर्स है इस तरफ, इसका चार्ज मल्टीप्लाइड बाय शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़ा शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E, एंड नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया है Q सिग्मा अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट, and as you can see that कि everything is constant in this, Q constant, sigma constant, m constant, epsilon naught constant, सब कुछ constant। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, लगातार स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, अच्छी खासी स्पीड से बड़ा टक्कर करेगा।
काश बड़ा मैं स्पीड बता पाऊँ। आप लोगों से बिल्कुल इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता करनी है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है। बेटा सबसे बेस्ट इक्वेशन कौन सी है? तो आप बोलो से सबसे अच्छी इक्वेशन तो इस केस में है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। बड़ा व्हाट्स द डिस्प्लेसमेंट? l। बड़ा 2 से 2 कैंसिल, v की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ q सिग्मा l अपॉन m एप्सिलॉन नॉट। बड़ा ये स्पीड आ गई जस्ट टक्कर पर, फिर जितनी स्पीड से जाएगा बड़ा उतनी स्पीड से वापस आ जाएगा, लेकिन बड़ा फिर लगातार स्पीड वापस से घटेगी और यहाँ पर आकर स्पीड वापस से 0। अगला सवाल, ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड क्या है? पहली बार टाइम पीरियड है कहाँ से कहाँ तक का टाइम? यहाँ से चलते चलते यहाँ गया, फिर यहाँ से चलते चलते यहाँ गया, ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो गया। इस पूरे एक चक्कर कंप्लीट होने का जो टाइम है उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लो, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालो। फिर मेरे बच्चे बोलेंगे सर दूसरा वाला टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, जितने टाइम में यहाँ से यहाँ जाएगा उतने ही टाइम में यहाँ से यहाँ आएगा। यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालने के मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तो बड़ा यही v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल तो पता करके बैठा है, एक्सेलरेशन तुमने मेरा निकाल ही लिया है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो। बच्चे बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा, लेकिन सर मान लो कि सिर्फ टाइम पीरियड पूछा होता तो सर हम इतने बेवकूफ़ है कि हम पहले v निकालेंगे फिर v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएंगे। नहीं बेटा, फिर कोई और तरीका? हाँ बेटा बिल्कुल, दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन लगा दो कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा बता ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? l। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? बेटा एक्सेलरेशन है q सिग्मा अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट इंटू टी का स्क्वायर। बेटा t की वैल्यू आ गई 2 तो बेटा बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ बेटा क्या m एप्सिलॉन नॉट l अपॉन q सिग्मा। बेटा ये टाइम आ गया, लेकिन टाइम पीरियड ये नहीं बेटा, टाइम पीरियड तो है दिस प्लस दिस, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, फिर यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ आना, टाइम तो बड़ा एग्जैक्टली सेम ही आएगा। तो कोई अगर हमसे टाइम पीरियड पूछ रहा तो हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इज बेटा इज बेसिकली 2 टाइम्स t, दैट इज टाइम पीरियड इज 4 टाइम्स कितना बेटा? अंडर रूट ऑफ m एप्सिलॉन नॉट l अपॉन q सिग्मा। ये बेटा हमारा टाइम पीरियड। आई होप यू गेट द पॉइंट। ठीक है ना? तो इस तरह से इनफाइनाइट शीट पर बड़े आराम से इस तरह के कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के सवाल तो बन ही सकते हैं। ये देखना बेटा, मैंने इसको टाइम पीरियड वापस लिख देता हूँ। टाइम पीरियड इज बेटा बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ टी, और बेटा मैंने 2 टाइम्स ऑफ टी को लिख दिया बेटा 2 टाइम्स ऑफ टी। कितना लिख दिया बेटा? t इज ऑलरेडी 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ m एप्सिलॉन नॉट l अपॉन q सिग्मा। बेटा वो 4 डालेगा इस तरह से ना। आगे चलिए, बड़ा नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म शेल। शेल बोल दो या होलोस्फीयर बोल दो, एक ही बात है। होलोस्फीयर या फिर शेल जो होती है बेटा, इट इज समथिंग लाइक लॉन टेनिस बॉल, कि सारा का सारा जो बड़ा मास है ना वो सरफेस पे होगा। मास सारा का सारा सरफेस पे होगा, अंदर से खाली होगा, तो सारा सारा चार्ज बड़ा सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होगा, अंदर से खाली होगा। तो बड़ा कहानी ऐसी है कि अगर आपके पास ये कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है, चार्ज क्यू है, सारा का सारा बड़ा चार्ज सरफेस पर है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। जैसे मैंने कहा बेटा, सारा का सारा चार्ज सरफेस पर होगा, और सिग्मा डिफाइन करेंगे क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा सिग्मा क्यों डिफाइन करें समझ तो गया ना, चार्ज पर यूनिट एरिया है और सारा का सारा चार्ज तो एरिया पर ही फैला हुआ है, तो ऐसे बोल दो कि सर सिग्मा इज क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो बेटा मैं एक बार के लिए डिराइव नहीं कर रहा हूँ, बेटा डिराइव अपन बाद में कर लेंगे। मैं एक बार सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ, डिराइव अपन बाद में कभी ना कभी गॉस लॉ वगैरह से करेंगे। अगर अंदर वाले पॉइंट्स की बात करें
तो अंदर वाले हर पॉइंट पर इस शेल के कारण जो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो जीरो आएगी। चाहे यहाँ निकाल लो, 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 सेंटर में निकाल लो, कहीं भी निकाल लो, बड़ा अंदर वाले पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। सो आर लेस देन कैपिटल आर, जो बड़ा स्मॉल आर है वो आपका सेंटर से डिस्टेंस है और कैपिटल आर जो बड़ा उसका रेडियस है। जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा होगा तो बेटा उस केस में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट वुड बी जीरो, और यू कुड से कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी जीरो। बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा के क्यू अपॉन सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बाहर वाले पॉइंट मतलब बेटा आर ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा दैट वुड बी के क्यू अपॉन सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में आपका लिखने का मन हो तो आप कह सकते हो कि दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड, बेटा डायरेक्शन आर वेक्टर की तरफ ही है। बेटा ये आपका आर है, सेंटर से डिस्टेंस, इसको आप लिख सकते हो आर कैप। आर कैप को बड़े आराम से लिख सकते हो आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज ऑफ कोर्स आर क्यू। ठीक है ना। जब भी बेटा वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप जानते हो कि क्यू हमेशा विद साइन होता है। बेटा विद साइन का आप अर्थ समझ गए होंगे। चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर वेक्टर की तरफ होगी, चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो आर वेक्टर के अपोजिट होगी, रेडियली इनवर्ड्स होगी। तो बेटा क्यू को विद साइन लिख दो, कोई इश्यू नहीं है कि नहीं बेटा। एक बात और, हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्फेरिकल शेल के कारण अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और बाहर वाले पॉइंट के लिए दिस स्फेरिकल शेल इज बिहेविंग लाइक ए, सुनना, पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। भाई बाहर वाले पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला या फिर वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही आ गया है जैसे इस सारे के सारे क्यू चार्ज थोड़ा कहां पर रख दो, सेंटर पे। सो आई कुड से कि बाहर वाले पॉइंट के लिए दिस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इज बिहेविंग लाइक ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। तो बेटा अंग्रेजी में कुछ बातें लिखें, चलिए। इनसाइड स्फेरिकल शेल, inside the shell electric field due to uniform spherical shell will be zero। ठीक है ना। for outside points comma uniform spherical shell will behave like point charge placed at सेंटर पर पड़े हुए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। एक बात और बता, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस सेंटर से डिस्टेंस, बड़ा स्मॉल आर जो है बड़ा दिस इज बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इनके बीच को ग्राफ प्लॉट करने का लगेगा तो आप बोलोगे सर जब तक सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर ना हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो। तो जब तक बेटा कैपिटल आर ना हो जाए तब तक तो जीरो। ठीक है ना। तो अंदर वाले पॉइंट्स पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो। बिल्कुल सरफेस पर अगर निकालने की कोशिश करोगे तो आप बोलोगे सर सरफेस पर तो आएगी के क्यू अपॉन सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला क्या बेटा, वैल्यू जो आएगी दैट विल बी के क्यू अपॉन सेंटर से दूरी का स्क्वायर। तो आप कहोगे सर जैसे ही स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर होगी वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी खासी आ जाएगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर।
और उसके बाद बेटा आप जैसे जैसे दूर जाओगे दूर जाओगे दूर जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार घटेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आउटसाइड पॉइंट्स पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंटर से दूरी का स्क्वायर। थोड़ा मोर और लेस द ग्राफ इज लाइक दिस, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट द सरफेस, अंदर वाले पॉइंट्स पर जीरो और बाहर वाले पॉइंट पर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बेटा वैसे वैसे लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहेगी बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये बेटा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बेटा हमारा स्फेरिकल शेल और स्फेरिकल शेल के कारण ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए बेटा डेरिवेशन बेटा हम बाद में कभी कर लेंगे यार ना, ऐसा नहीं बेटा हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन बेटा अभी रुक जाओ एक बार ना, अभी बेटा अपने पास थोड़ी सी इतनी एक बार बैंडविड्थ नहीं है कि हम इन सब बातों को एक बार ऐसे इंटीग्रेशन से वगैरह से कर सकें, है ना। हालांकि इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं बेटा, उसके लिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन और बढ़िया आना चाहिए, वो हम कभी इंटीग्रेशन अगर बढ़िया आ गया तो कभी किसी और टाइम आपको बता देंगे यार। चलिए अगर बेटा बोर्ड में कभी आता है, बोर्ड के एग्जाम में आता है तो आपको बड़ा गॉस लॉ से करना है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। ठीक, अब एक दो सवाल करते हैं, छोटे छोटे सवाल बेटा। आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, Q चार्ज है, R रेडियस है, सारा का सारा चार्ज बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये बेटा इसका सेंटर है, रेडियस बेटा R है, यहां से R/2 डिस्टेंस दूर बेटा यहां पर कोई ना कोई स्मॉल q चार्ज है। सवाल बहुत क्लियर सा है, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q। बेटा शेल और पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स निकालिए, निकालते बेटा। मेरे पास एक प्लान है, या तो शेल की वजह से इस स्मॉल q पर निकालो या स्मॉल q की वजह से शेल पे निकालो। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ बेटा दोनों की वैल्यू सेम आएगी, डायरेक्शन अलग आएगी, वो अलग बात है, वो देख लेंगे। पॉइंट चार्ज की वजह से इस शेल पर निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। द रीजन इज क्योंकि इस शेल के, ये जो शेल है बेटा इसके ये वाला जो पॉइंट है नजदीक है, तो ऑफ कोर्स नजदीक है तो इस क्यू चार्ज की वजह से बेटा सेपरेशन यहां पर कम है, तो ये वाले फोर्सेस तो बड़े होंगे। फिर जैसे से और बड़ा ऑफ कोर्स ये वाला फोर्स छोटा होगा। अब बड़ा ऐसे ऐसे कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, ऐसे ऐसे बड़ा कुछ ना कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, ऐसे बड़ा कोई फोर्स लग रहा होगा। उस फोर्स को निकालना कोई आसान काम नहीं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि बेटा मैंने यहां पर कोई छोटा सा चार्ज लिया dq, तो ये वाला q चार्ज इस dq चार्ज पर फोर्स लगाएगा ऐसे। मैंने बेटा यहां पर कोई dq चार्ज लिया ऐसे, तो ये वाला q चार्ज इस dq चार्ज पर फोर्स लगाएगा ऐसे। इस सारे के सारे फोर्स को लिखो बड़ा, फिर इंटीग्रेट करो, डायरेक्शन का भी ध्यान रखो, बहुत मुश्किल काम है। शेल ने स्फीयर पर कितना फोर्स लगाया वो सोचना समझना बहुत टफ है। उल्टा करते हैं कि शेल ने पॉइंट चार्ज पर कितना लगाया। शेल ने पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगाया, सुनना, शेल ने पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगाया है पॉइंट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय शेल की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो बड़ा फॉर्मूला होता है। शेल ने पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगाया, इसके लिए क्या करूं, पॉइंट चार्ज मल्टीप्लाइड विद शेल की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और शेल की वजह से तो अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है। और हम जानते हैं कि अंदर वाले पॉइंट पर तो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो बड़ा फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। और अगर शेल ने पॉइंट चार्ज पर फोर्स जीरो लगाया है तो पॉइंट चार्ज ने भी शेल पर बड़ा फोर्स क्या लगाया है, जीरो। तो जरूर बड़ा कि सारे के सारे जो फोर्सेस हैं इन सबका वेक्टर सम बड़ा पक्का क्या आ रहा होगा, जीरो। जितना फोर्स लेफ्ट आ रहा होगा उतना राइट आ रहा होगा, जितना ऊपर आ रहा होगा उतना ही नीचे आ रहा होगा। हम भले उसको मैथमेटिकली प्रूव न कर पाए, लेकिन हम उसको बड़े आराम से न्यूटन्स थर्ड लॉ से बोल सकते हैं कि अगर शेल ने पॉइंट चार्ज पर नेट फोर्स जीरो लगाया तो पॉइंट चार्ज ने भी शेल पर नेट फोर्स जीरो ही लगाया होगा। आई होप बेटा समझ गए इस बात को। चलिए बेटा, अगर आप समझ गए हो तो ऐसा ही एक सवाल और, सेम काइंड ऑफ सवाल, सेम काइंड ऑफ सवाल। इसी बहाने बेटा मैं आपको ना ऐसे एक दो कॉन्सेप्चुअल बातें और बता दूंगा, मजा आएगा अपन को। सुनना बेटा, अपने पास दो कंसेंट्रिक
यूनिफॉर्म शेल्स है, कंसेंट्रिक है मतलब दोनों का सेंटर सेम है, ठीक है। और कहानी ऐसी बेटा, ये शेल, ये शेल, इसका रेडियस बड़ा स्मॉल आर, इसका रेडियस बड़ा स्मॉल कैपिटल आर, इसका चार्ज स्मॉल क्यू, इसका चार्ज कैपिटल क्यू। फिर से सवाल पूछ रखा कि फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। इस बड़े वाले शेल के और छोटे वाले शेल के बीच में कितना फोर्स आएगा बेटा वो निकालना है। अभी निकालते हैं। मैं एक ही फोर्स को दो स्टाइल से निकाल रहा हूं, दोनों तरीकों को आराम से देखना बेटा। इस बार बेटा वैल्यूज अच्छी हैं इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं दो तरीके से सवाल कर सकता हूं। मैं दोनों तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। आंसर तो बहुत आसान है, लेकिन आंसर लाना हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी चीजों को समझना है। सुनना, मेरा मन है कि मैं इस शेल ने बड़े वाले शेल पर कितना फोर्स लगाया वो निकाल लो। सुनना इस बात को, मैं बड़े वाले शेल पर फोर्स निकालना चाहता हूं इस छोटे वाले शेल के कारण। तो बड़े वाले शेल पर मैंने एक छोटा सा ऐसे चार्ज लिया यू, dq। इस dq चार्ज पर फोर्स कितना आएगा इसकी वजह से, इसकी वजह से। तो आप बोलोगे सर वो फोर्स आएगा इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय ये वाला चार्ज, इसके कारण इससे बाहर, बाहर वाले पॉइंट के लिए याद करो बेटा, बाहर वाले पॉइंट के लिए शेल कैसे बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। और यहां पर अगर मैंने स्मॉल क्यू रख दिया तो उस स्मॉल क्यू की बेटा यहां से डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर। तो इस क्यू के कारण, इस क्यू के कारण यहां से आर डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो बाहर की तरफ होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के स्मॉल क्यू अपॉन सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये छोटा सा चार्ज मेरे बच्चे, दैट छोटा सा चार्ज इज dq। ऐसे छोटे 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 चार्ज लेता जाऊंगा, उन सब पर फोर्स लिखता जाऊंगा और फोर्स को ऐड करूंगा। ऐड कैसे करूंगा, वेक्टरली। इसी तरह से बेटा इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट बेटा मैंने यहां पर एक उतना ही सरफेस एरिया और ले लिया और उसके पास भी बेटा चार्ज आया dq। बेटा चार्ज बराबर क्यों आया, आप बोलोगे सर ऑब्वियस बात है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट आपने शुरुआत में बोल दिया है, तो हर बराबर बराबर एरिया पर बराबर बराबर चार्ज आएगा। अच्छी बात है बेटा। इस dq चार्ज पर फोर्स कितना लगा रहा होगा ये स्मॉल q वाला शेल, तो आप बोलोगे सर वो फोर्स होगा इसका तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय शेल की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। शेल की वजह से बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करूं, आप बोलोगे सर बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए शेल विल बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर, और सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर। तो इस शेल के कारण बड़ा फोर्स आएगा बाहर की तरफ और उसकी वैल्यू होगी ये वाला चार्ज, तो dq मल्टीप्लाइड बाय शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़ा शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है kq upon r square. As you can see that कि this force and this force are having same magnitude and opposite direction, so of course they are going to cancel out, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। और ऐसे बेटा तुम बड़े आराम से कह सकते हो कि अगर तुमने बेटा यहाँ पर अगर छोटा सा एरिया लिया, इसके सामने अगर छोटा सा एरिया लिया, तो इस पर लगने वाला फोर्स और इस पर लगने वाला फोर्स ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम डायरेक्शन में अपोजिट। अगेन बेटा यहाँ पर तूने अगर छोटा सा एरिया लिया, छोटा सा एरिया बेटा ये वाला फोर्स बाहर, ये वाला फोर्स बाहर, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट। ऐसे डायमेट्रिकली अपोजिट अगर मैं छोटे छोटे पॉइंट्स लेता जाऊँ तो उन पर फोर्स के मैग्नीट्यूड ऐसे सेम आएंगे, डायरेक्शन अपोजिट आएगी और नेट फोर्स बेटा कितना आएगा, 0। तो आप बोलोगे सर मैं बात समझ गया हूं, मैं बात समझ गया हूं। नीचे अंदर वाला जो शेल है वो बाहर वाले शेल पर, वो बाहर वाले शेल पर ऐसे बाहर की तरफ पुश तो कर रहा है, लेकिन सम 0 आएगा। बाहर वाला जो शेल है उसमें ऐसे बाहर जाने की टेंडेंसी जरूर है, लेकिन ये जो फोर्स लग रहे हैं कैंसिल, ये जो फोर्स लग रहे हैं कैंसिल, ये जो फोर्स लग रहे हैं कैंसिल। सो नेट फोर्स कम्स आउट टू बी 0। सर फोर्स तो 0 आएगा, हाँ बेटा बिल्कुल, फोर्स तो आपका आएगा 0। तो कैपिटल क्यू ने, सॉरी बेटा स्मॉल क्यू ने कैपिटल क्यू पर कितना फोर्स लगाया, 0। तो कैपिटल क्यू ने भी स्मॉल क्यू पर कितना फोर्स लगाया होगा, 0। लेकिन मैं उसको भी प्रूव कर सकता हूं। चलिए बेटा अपना दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये कहता है कि अब है ना फोर्स जो है वो स्मॉल क्यू पर निकालो। किसकी वजह से, कैपिटल क्यू की वजह से। तो मैंने स्मॉल क्यू पर एक छोटा सा ऐसे एलिमेंट लिया, चिन्ना सा एलिमेंट लिया, तो उसका चार्ज कितना, dq।
इस छोटे से डीक्यू चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा? आप बोलोगे सर इस छोटे से डीक्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा बाहर वाले शेल के कारण डीक्यू मल्टीप्लाइड बाय इस शेल की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मेरे बच्चे बोलेंगे सर यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले शेल की वजह से जीरो आएगी, और अगर बाहर वाले शेल के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो ऑफ कोर्स dq इंटू जीरो बड़ा इस छोटे से एलिमेंट पर फोर्स भी कितना आएगा? जीरो। और वही कहानी यहां पर भी है। यहां पर अगर मैं dq चार्ज लूंगा बड़ा बताओ फोर्स कितना आएगा? तो आप बोलो सर dq चार्ज मल्टीप्लाइड बाय शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, dq चार्ज मल्टीप्लाइड शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, dq चार्ज मल्टीप्लाइड शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, dq चार्ज मल्टीप्लाइड शेल का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप बेटा तुम लोग समझ गए होंगे। ऐसे केस में हर जगह बड़ा अंदर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ऑफ कोर्स आपका बड़ा फोर्स भी तो जीरो ही आएगा। बस ये जरूर फर्क है कि अंदर वाला जो शेल है ना उसके तो हर पॉइंट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बाहर वाले शेल के कारण, तो उसके किसी भी पॉइंट पर कोई फोर्स नहीं है। और बाहर वाला जो शेल है उसके हर पॉइंट पर फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, लेकिन उसको सम करने पर नेट फोर्स जीरो आ रहा है। तो बाहर वाला जो शेल है उसके अंदर एक टेंडेंसी है एक्सपेंशन की, अंदर वाले शेल के पास कोई एक्सपेंशन वगैरह की कोई टेंडेंसी नहीं है। लेकिन फोर्स दोनों पर बड़ा क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि बड़ा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी अगर तुम जोड़ोगे तो बाहर वाले का आपने देखा बड़ा कि फोर्स तो जीरो है, भले ही उसमें बड़ा एक्सपेंड होने की टेंडेंसी तो है, कोशिश तो है। समझ गए होंगे? एक बात और, अपना आंसर आ चुका है, मैं से एक बात बोल रहा हूं, चलो बेटा नया कर लेते हैं, नया कर लेते हैं, है ना? आपको क्यों कंफ्यूज करना जबरदस्ती, नया कर लेते हैं। एक नया काम बेटा, और नया काम ऐसा है कि नया सवाल बिल्कुल फ्रेश सवाल ऐसा है कि ये रहा बेटा तेरा बाहर वाला शेल, Q चार्ज है, कैपिटल R रेडियस है, और सारा का सारा चार्ज मेरे प्यारे बच्चों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसके अंदर एक दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, इस पर कोई चार्ज पड़ा है बेटा ऐसे, वो भी यूनिफॉर्म नहीं पड़ा, ऐसे ऑर्बिट शेप का, ये स्मॉल q है, और मैं बोल दूं कि ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पता नहीं कैसे फैला हुआ है, आई डोंट नो। और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं बेटा वही, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q। इस कैपिटल Q और स्मॉल q पर फोर्स निकालिए, कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में कितना फोर्स है वो निकालिए। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, सुनना, इस स्मॉल q ने इस कैपिटल Q पर कितना फोर्स लगाया वो निकालूं, और कैपिटल Q ने स्मॉल q पर कितना फोर्स लगाया वो निकालूं। आप इस बात को जानते हैं कि कैपिटल Q इस स्मॉल q पर कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालना आसान है, और स्मॉल q कैपिटल Q पर कितना लगा रहा है वो तो हम निकाल ही नहीं सकते, मतलब डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। सर क्यों निकाल सकते? तुझे बेटा पता ही नहीं है बॉडी कैसी है, तो तू किसी भी पॉइंट पर, बाहर वाले शेल के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख सकता, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख सकता तो फोर्स नहीं लिख सकता। अब यहां पर अगर मान लो कि मैंने कोई छोटा सा चार्ज dq ले भी लिया, तो ये dq चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा वो होगा ये वाला q चार्ज मल्टी, इसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी मल्टीप्लाइड बाय dq। लेकिन मैं तो ये E नहीं लिख पा रहा, और अगेन ऐसे इसके सामने वाला पॉइंट अगर मैं लूंगा थोड़ा वापस फंस जाऊंगा, भले ये वाला चार्ज आपका dq हो, लेकिन इस शेल की वजह से यहां पर बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिखनी आती नहीं है, पता नहीं कैसा चार्ज है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, कैसा शेप है, इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख दूं जब तक आप कुछ बताओगे नहीं, और नहीं बता रखा सवाल के अंदर। तो मैं तो बड़ा बाहर वाले शेल पर कितना फोर्स लगा है स्मॉल q के कारण वो मैं डायरेक्टली नहीं बता पा रहा। कोई बात नहीं, फिर हमने न्यूटन थर्ड लगाने की सोची कि अच्छा चलो हम इसने इस पर कितना फोर्स लगाया वो तो नहीं निकाल पाए, लेकिन क्या हम इस शेल ने इस पर कितना फोर्स लगाया वो निकाल सकते हैं क्या? आप बोलोगे हाँ सर वो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। इस शेल के कारण इसके अंदर वाले हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के कारण अंदर वाले हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है।
तो मान ले बेटा कि यहां पर कोई चार्ज है dq, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, आप बोल से dq मल्टीप्लाई बाय शेल की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और शेल की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, तो ऑफ कोर्स इस पर तेरा छोटा सा फोर्स आ रहा है 0। इसी तरह से बेटा मैंने यहां पर एक छोटा सा चार्ज लिया है dq, उस पर शेल कितना फोर्स लगा रहा है, तो आप बोलोगे सर छोटा सा चार्ज dq मल्टीप्लाई बाय शेल की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा शेल की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 0। सर यहां पर एक छोटा चार्ज लिया dq, सर उस पर फोर्स कितना आएगा, वो dq मल्टीप्लाई बाय शेल की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, और शेल की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह 0 है, और हर जगह 0 बेटा फोर्स भी क्या आएगा, 0। और हम अब कह देंगे कि बाहर वाले शेल ने अंदर वाले शेल पर अगर नेट फोर्स 0 लगाया है, तो अंदर वाला है जो ऑब्जेक्ट, बाहर वाले शेल ने अंदर वाली बॉडी पर अगर नेट फोर्स 0 लगाया है, तो अंदर वाली बॉडी भी बाहर वाले शेल पर नेट फोर्स तो 0 लगाएगी, भले ही हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ हम कह सकते हैं कि दोनों के फोर्सेस जो होंगे वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होते ही है। लेकिन जब एक का मैग्नीट्यूड अगर 0 आ गया तो दूसरे का मैग्नीट्यूड भी, तो आई होप तुम समझ गए बेटा 0 ही आएगा। तो बड़ा ही हमारा आंसर है यार। आगे चलिए बेटा, हाँ बेटा, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर के कारण बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, कितनी होगी, किधर होगी, क्या फॉर्मूले हैं, क्या डेरिवेशन है, देखते हैं। डेरिवेशन हम इसको बेटा गॉस लॉ से भी करेंगे, लेकिन एक छोटी सी डेरिवेशन ऐसी भी है जो हम फिलहाल अभी निपटा भी सकते हैं। सो लेट्स डू दैट। हमारे पास बेटा एक सॉलिड स्फीयर है ऐसे, उसका बड़ा सेंटर ये रहा और रेडियस r ऐसे रहा। सॉलिड स्फीयर ऐसे बिल्कुल लेदर बॉल की तरह, बड़ा उसमें सारा का सारा मास और सारा का सारा जो चार्ज है वो सरफेस पर ना होकर पूरे के पूरे वॉल्यूम में होगा। आप ऐसा मान सकते हैं कि चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस, सारा का सारा चार्ज पूरे के पूरे बेटा वॉल्यूम में है, और यहाँ पर हम सिग्मा डिफाइन न करके बेटा हम यहाँ पर रो डिफाइन करेंगे, और रो मतलब बेटा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। सारा चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, और रो जो है बेटा इट विल बी, अगर चार्ज क्यू है और सारा का सारा चार्ज बेटा अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रो विल बी क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। फेयर इनफ। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। रेडियस बेटा कैपिटल आर है, चार्ज बेटा आपका कैपिटल क्यू है, और रो जो है बेटा वो है क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। रो हर जगह सेम है। ये बेटा अपनी कहानी है। चलिए निकालते हैं, और हम बेटा अंदर वाले पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और बाहर वाले पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। पहले बेटा बाहर वाले पॉइंट पर निकालते हैं। चलिए बेटा, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर बेटा मैंने बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की सोची। एक तो लॉजिक से सोचे, एक काम कीजिए बेटा, यहां से x डिस्टेंस जाइए, एक कट लगाइए 3D के अंदर, फिर x प्लस dx जाइए और कट लगाइए 3D के अंदर, तो आपके पास एक शेल बन जाएगा, उसका चार्ज होगा लेट से dq। उस शेल के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, आप बोलो से वेरी सिंपल, दैट इज k dq, सेंटर से डिस्टेंस। और सारे के सारे शेल ऐसे बड़ा बहुत सारे शेल्स लीजिए जिनका रेडियस 0 से चलते 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 कैपिटल R तक वेरी करेगा, और सबकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए और जोड़ लीजिए। जोड़ना ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन। लॉजिक ये कहता है कि यार हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे? कि अगर मैंने यहाँ पर कोई शेल लिया तो बाहर वाले पॉइंट के लिए दैट शेल विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। फिर मैंने उससे बड़ा शेल लिया, अगेन दैट शेल विल ऑल्सो बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। फिर मैंने और बड़ा शेल लिया, इट विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। अगेन मैंने उससे बड़ा एक शेल लिया, इट विल ऑल्सो बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। सो इट मीन्स दैट सारे के सारे शेल आर बिहेविंग लाइक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। इट मीन्स दैट बाहर वाले पॉइंट के लिए हम सीधा कह सकते हैं कि सारे के सारे क्यू चार्ज को सेंटर पर पड़ा हुआ मान लो, और बाहर वाले पॉइंट पर सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज ऑफ कोर्स बड़ा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सीधा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चलिए बेटा मैं कर देता हूं, यहां से बेटा आप सेंटर से x डिस्टेंस दूर जाइए और 3D के अंदर बेटा ऐसे कट लगाइए।
फिर x प्लस डी एक्स पे जाइए और एक कट और लगाइए। पहला कट x पे, अगला कट dx पे, और ये आ गया आपका एलिमेंटल शेल, बड़ा एलिमेंटल शेल। इसके पास कोई छोटा मोटा चार्ज होगा dq, जिसे हम बड़े आराम से लिख सकते हैं रो इंटू बड़ा इसका ये वाला वॉल्यूम। ये वाला वॉल्यूम मेरे शायद सारे बच्चों को लिखना आता होगा, नहीं लिखना आता तो बता देता हूं, वो होगा एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया है मेरे बच्चे, सॉरी मैं एक बार ऐसे लिख दूं, डीवी लिख दूं एक बार उसे। रो मेरे बच्चे जानते हैं कि हमने पहले से निकाल रखा है कितना बेटा, रो हम लोगों ने निकाल रखा है बेटा, दैट इज 3q अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू बड़ा वॉल्यूम होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, दैट इज सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, बड़ा थिकनेस इज dx। 4 पाई बेटा 4 पाई आपका गायब। ये आपका छोटा सा चार्ज आ गया। ये छोटे से चार्ज के कारण बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बाहर की तरफ छोटी सी, उसको मैंने डी लिख दिया, दैट विल बी k dq अपॉन सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। सेंटर से डिस्टेंस है r तो उसका स्क्वायर। dq आपका लिखने का मन हो तो लिख दो बेटा, दैट इज k, बेटा लिखाओ dq कितना बेटा 3qx स्क्वायर dx, 3qx स्क्वायर dx अपॉन कैपिटल R रेज टू पावर 3 इंटू स्मॉल r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है सिर्फ और सिर्फ इस शेल की वजह से। ऐसा एक शेल थोड़ी होगा, ऐसे तो हजारों करोड़ों अरबों खरबों शेल होंगे, और जिनके रेडियस बेटा कहां से कहां तक वेरी करेंगे, 0 से लेकर कैपिटल R। सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ सबको जोड़ दो बेटा। जोड़ना ऑब्वियसली मींस इंटीग्रेशन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी D। 3 कांस्टेंट, K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, रेडियस की पावर 3 कांस्टेंट, सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर कांस्टेंट, और बेटा मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर dx। बेटा वैल्यू ऑफ x कहां से कहां तक वेरी करेगी। आप बोलोगे सर मुझे तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक दिख रहा है, सर x की वैल्यू को वेरी करूंगा 0 से लेकर कैपिटल R, तो बेटा 0 से लेकर कैपिटल R, दैट इज 3kq अपॉन r रेज टू पावर 3r स्क्वायर। बड़ा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लगाऊंगा तो r रेज टू पावर 3 अपॉन 3 माइनस 0 रेज टू पावर 3 अपॉन 3, बड़ा r क्यूब 3 आपका कैंसिल हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा वही आ गई जो हमारी उम्मीद थी, kq अपॉन सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अगेन बेटा मेरे पास स्टेटमेंट वही है, मैं लिखा नहीं रहा बेटा, मैं आपको शेल में लिखा चुका हूं। फॉर आउटसाइड पॉइंट दिस सॉलिड स्फीयर इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर एंड दैट्स इट। बढ़िया काम चल जाएगा बेटा। फॉर्मूला में बाद में लिख लेंगे। दिस इज नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट जस्ट आउटसाइड पॉइंट्स। मेरा मन था कि आप लोग बेटा dq वगैरह लिखना सीखो, अदरवाइज बेटा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट लिख सकता था। कैसे? मैं कहता कि बेटा ये तेरे पास उस शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। आप बोलते हैं हाँ सर। बेटा अगर आपको पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए दैट इज इंटीग्रेशन dE। हर छोटे शेल लीजिए, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए और उन सबको जोड़ दीजिए। जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। k को बाहर निकाल लो, स्मॉल r स्क्वायर बाहर निकाल लो। स्मॉल r थोड़ी वेरी कर रहा है, स्मॉल r तो सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस है, चाहे शेल चाहे छोटा ले हो चाहे बड़ा ले हो, सेंटर से डिस्टेंस तो स्मॉल r रहेगी, बाहर निकाल लो, तो स्मॉल r स्क्वायर ही बाहर आ गया। सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन dq बच गया। और आप जानते हैं बेटा dq का इंटीग्रेशन क्या होगा। आप बोलोगे सर शेल के पास छोटा चार्ज dq सर सबको जोड़ दूंगा तो क्या आएगा q, तो आप सीधा कह सकते हो कि सर आंसर आ जाएगा k q अपॉन r का स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट। अलग से भी लिख लेंगे बेटा दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड। ऐसे बेटा अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अंदर वाले पॉइंट पे। मैं इसे बेटा मिटा रहा हूं, दिस वाज फॉर आउटसाइड। अब बेटा एक बार हेडिंग लिखिए कि अब सर का मन है अंदर वाले पॉइंट पे निकालने का। अभी निकालते हैं बेटा। मैं बेटा डायग्राम हल्का सा चेंज कर रहा हूं। आप बेटा नया डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो बेटा, मैं तो इसी को मॉडिफाई कर रहा हूं, चलेगा ना। मुझे चाहिए सेंटर से
स्मॉल आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां चाहिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर बड़ा वाला पॉइंट यहां निकाल लेंगे। कहानी बेटा वही है, x डिस्टेंस पे गया, शेल लिया, x की वैल्यू को वेरी करूंगा बेटा, कहां से कहां तक वेरी करनी है, 0 से बढ़ाते 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 कैपिटल आर। फिर याद आया कि गड़बड़ कर रहे हैं कि जो शेल ऐसे हैं जिनका रेडियस, जिनके x की वैल्यू, x मतलब बेटा रेडियस 0 से लेकर स्मॉल r तक वेरी करेंगे, उनका तो ठीक है, उनके लिए तो ये वाला पॉइंट बेटा बाहर है, और बाहर वाले पॉइंट के लिए हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है, ऑल दीज शेल्स विल बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। लेकिन जैसे ही इस x की वैल्यू को मैंने बढ़ाकर r से बड़ी कर दी, तो बेटा जी उस शेल के लिए तो ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये वाला पॉइंट तो अंदर आ जाएगा, और अंदर वाले पॉइंट पर तो फॉर्मूला चेंज हो गया, अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो हो सकता है कि बेटा हमसे कोई गड़बड़ हो जाए। तो एक काम करते हैं, x को हम वेरी कराएंगे, लेकिन मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि अगर आपने x को इस तरह से वेरी कराया कि x की वैल्यू स्मॉल r से अगर बड़ी हुई और शेल अगर ऐसा आया, ऐसे dx वर्थ का, तो तुम्हें इस बात को बड़ा समझना पड़ेगा कि ये जो मैंने रेड में जो एलिमेंट लिया है शेल, इसके कारण तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी, लेकिन इस शेल के लिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आएगी, नॉन 0 आएगी, एंड इवन दिस शेल विल बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। तो अंतर बेटा इस बारे में, अंतर है इस बार। तो चलो मैं थोड़ा डिटेल में एक बार कर रहा हूं, तुम चिंता मत करो, तुम बड़ा बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं डिटेल में कर रहा हूं। मैं निकालना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, शेल्स लूंगा, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, और रेडियस को मतलब x को बेटा कहां से कहां तक वेरी करूंगा, 0 से लेके r तक। ठीक है बेटा, मैंने फिर कहा कि मैं इसको 2 पार्ट्स में करूंगा। पहले बेटा x को वेरी कराऊंगा मैं 0 से लेके स्मॉल r, और फिर स्मॉल r से लेकर कैपिटल R, 0 से लेके स्मॉल r, और बेटा जी स्मॉल r से लेकर कैपिटल R। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर वो सारे शेल जिनका रेडियस r से लेकर कैपिटल R पड़ रहा है, उनके लिए तो अंदर वाले पॉइंट पर आपने सिखा रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो सर वो तो निपट ही गया, वो तो करने की आपको जरूरत ही नहीं है। सर सिर्फ ये कर दो, बड़ा करता हूं, ये शेल जिसके पास चार्ज है dq, ये इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रखेगा, तो आप बोलो सर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा k छोटा सा चिन्ना सा चार्ज dq अपॉन इस शेल के सेंटर से दूरी का स्क्वायर, सेंटर से दूरी है r का स्क्वायर, इंटीग्रेट k, बेटा dq मेरे बच्चों को लिखना सिखा चुका हूं, दैट इज 3q x स्क्वायर dx अपॉन बेटा क्या r क्यूब आएगा ना नीचे, r क्यूब, बेटा एक r स्क्वायर पहले से था, इंटीग्रेट, बेटा कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तुम वो सर 3 बाहर, k बाहर, q बाहर, नीचे r क्यूब r स्क्वायर भी कांस्टेंट ही है, सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर dx आ गया। मेरे प्यारे बच्चों x को कहां से कहां तक वेरी करूं, आप बोलोगे सर 0 से लेकर स्मॉल r तक वेरी करना है, क्यों बेटा स्मॉल r से कैपिटल r क्या दिक्कत है, तो वो सर स्मॉल r से लेकर कैपिटल r जब x की वैल्यू थी तो उन शेल्स के लिए तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, हम कर चुके हैं। तो बेटा x को सिर्फ और सिर्फ वेरी करना है 0 से लेके स्मॉल r, एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 3kq अपॉन r रेज टू पावर 3 इंटू r स्क्वायर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा, x रेज टू पावर 3 अपॉन 3, लिमिट लगाऊंगा तो r रेज टू पावर 3 अपॉन 3 माइनस 0 रेज टू पावर 3 अपॉन 3, बेटा 3 से 3 निपटा, r स्क्वायर से r स्क्वायर निपटा, और बेटा मेरे पास अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का बढ़िया सा फॉर्मूला आ गया है, के क्यू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R रेज टू पावर 3। अच्छा फॉर्मूला है, याद रखना, के तुम जानते हो क्या है, कैपिटल क्यू बेटा आपका सारा चार्ज है, स्मॉल r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर डिवाइड बाय रेडियस की पावर 3, स्मॉल r जो है वो सेंटर से दूरी है, कैपिटल R जो है बेटा वो इस स्फीयर का रेडियस है। तो स्मॉल r इज ऑफ कोर्स बेटा डिस्टेंस
फ्रॉम सेंटर एंड आर इज ऑफ कोर्स बेटा क्या है बेटा, रेडियस ऑफ द स्फीयर। बढ़िया काम बन गया, ये अच्छा आंसर बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है बेटा अंदर वाले पॉइंट पर, इसको याद रखने की एक स्टाइल और है, और वो ये है कि के को तो लिख दो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख दिया। क्यू को लिख दो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, लिख सकते हैं बेटा। स्मॉल आर ऊपर, कैपिटल आर रेज टू पावर 3 नीचे। बेटा हमारे पास आंसर आ गया रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये मत सोचना कि सर ने कोई नया फॉर्मूला निकाल दिया है, बस बड़ा इतना सा फर्क है कि ये क्यू की टर्म में है, वो आर की टर्म में है। जो आपको पसंद हो वो एक याद कर लो, कन्वर्ट तो मुझे लगता है कि मेरे बालक कर ही लेंगे, कर लेंगे ना। आपने ये भी नोटिस कर लिया होगा कि स्मॉल सेंटर पर स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी 0, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0। फिर जैसे 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 दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, लेकिन जैसे बाहर जाओगे बेटा फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अभी हम ग्राफ बना लेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। आई होप बेटा आप लोग डेरिवेशन समझ गए होंगे, बट स्टिल मैं इसी फॉर्मूले को एक छोटे से लॉजिक से और बताना चाहूंगा। हमारा आंसर आ चुका है और मैं मान रहा हूं कि मेरे बच्चों ने फॉर्मूला भी याद कर लिया है, बट जस्ट लॉजिक बताने के लिए, मतलब लॉजिक डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है बेटा, फॉर्मूले तो मेरे बच्चे याद कर लेते हैं, एक हल्का सा लॉजिक डिस्कस कर रहा हूं। और वो लॉजिक ये है कि ये रहा बेटा अपना स्फीयर, ये इसका सेंटर, ये इसका रेडियस आर, और सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, और सारा शेल जो है बेटा वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ऐसे, कैपिटल क्यू चार्ज जो है ऐसे। अब एक काम करो, स्मॉल आर रेडियस दूर जाके ऐसे बड़ा एक स्फेरिकल कट लगाओ, लगा दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मैंने ऐसे एक स्फीयर बनाया है ना, इसके अंदर अंदर जितना चार्ज है ना, आप इस बात को जानते हो, समझते हो, यही हम बड़ा डेरिवेशन बात भी कर रहे थे कि इसके अंदर अंदर जितना चार्ज है ना, वो सारा का सारा चार्ज जो है ना, दैट विल बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। और इसके बाहर जो चार्ज है बेटा, इसके जो बाहर चार्ज है मैं उसको बड़ा ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। इसके बाहर जो चार्ज है, अगर मैं इसके खूब सारे अगर शेल्स बनाता हूं तो उनके कारण तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही है। और जो रेड में मैंने बना रखा है, इसके जितने शेल्स हैं ऑल ऑफ देम आर बिहेविंग लाइक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। तो मेरे कहने का ये अर्थ है कि रेड वाले रीजन के अंदर अगर मैं कोई शेल बनाता हूं तो सारे के सारे शेल जो हैं वो पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, और ब्लू वाले पोर्शन में अगर मैं कोई शेल लेता हूं तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आती नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले चार्ज के कारण आ रही है, तो आप बोलोगे सर सिर्फ और सिर्फ उस चार्ज के कारण आ रही है जो इस रेड रीजन के अंदर है। और इस रीजन के अंदर जो रखा हुआ चार्ज है वो कैसे बिहेव कर रहा है, लाइक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। मान लो कि रेड रीजन के अंदर चार्ज है क्यू इन, बड़ा कितना है क्यू इन, तो मैं बड़े आराम से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं अंदर वाले पॉइंट पर के क्यू इन अपॉन सेंटर से दूरी का स्क्वायर। लेकिन सर आप ये क्यू इन कैसे लिखोगे, बड़े आराम से लिख दूंगा। क्यू इन तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि भाई पूरा वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, तो चार्ज फैला हुआ था क्यू। ये वाला वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो कितना चार्ज होगा इसके अंदर क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। बड़ा 4/3 पाई, बड़ा 4/3 गैप, बड़ा मेरे पास आ गया के, बड़ा ये तरह क्यू इन है, बड़ा क्यू इनकी वैल्यू आ गई है क्यू अपॉन आर रेज टू पावर 3 इंटू आर रेज टू पावर 3, बड़ा क्यू अपॉन कैपिटल आर रेज टू पावर 3 इंटू स्मॉल आर रेज टू पावर 3, के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू। क्यू इनको एक स्टाइल से और भी लिख सकते हो, क्यू इनको लिख दो बड़ा रो इंटू बड़ा ये वाला वॉल्यूम, बड़ा ये वाला वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल आर रेज टू पावर 3। ठीक है, ऐसे सोच लो।
वही आंसर आपस से आएंगे। तो ना ये तो सोचने का तरीका था, आंसर थोड़ी नया ले आऊँगा यार, है ना, आंसर तो वही आएगा। चलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपना ना, अगला सवाल करते हैं। सवाल नहीं बेटा, एक बार तो है ना, मैं फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ बेटा, क्या फॉर्मूले आए बेटा, वापस से लिख रहा हूँ, आपके नोट्स बढ़िया बन जाए इसलिए बेटा मैं फॉर्मूला एक बार फिर से लिख रहा हूँ। तो फॉर्मूला ऐसा है कि अंदर वाले पॉइंट के लिए जहां पर स्मॉल आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, दो फॉर्मूले आए हैं, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एंड के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर रेज टू पावर 3। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बेटा कितनी, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन आप जानते हो कि आर कैप की तरफ है तो मल्टीप्लाइड विद आर कैप, आर इंटू आर कैप मेरे वाले जानते हैं कि आर वेक्टर होता है। आर वेक्टर बेटा कहां से कहां तो समझ गए, आर वेक्टर की टेल जो है वो स्फीयर के सेंटर पर है और हेड उस पॉइंट पर है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बिल्कुल वैसे जैसे शेल में था। तो लिखना चाहो लिख दो, इसकी टेल जो होगी एट सेंटर ऑफ स्फीयर और इसका जो हेड होगा एट पॉइंट ऑन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाउंड। बेटा ये पसंद नहीं है, ऐसे लिख दो कि सर मैग्नीट्यूड होगा के क्यू आर अपॉन आर रेज टू पावर 3, ये मैग्नीट्यूड, और रही बात बेटा डायरेक्शन की, डायरेक्शन इज आर कैप, आर इंटू आर कैप इज आर वेक्टर, मेरे पास आ गया दैट इज के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर रेज टू पावर 3। ये बड़ा इनसाइड पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और इनसाइड पॉइंट पर बड़ा अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंटर से डिस्टेंस, अलग भी लिख देता हूं, इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सर आउटसाइड की क्या कहानी है, बड़ा आउटसाइड की कहानी तो मोर और लेस बड़ा वापस से वही है कि फॉर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट, बड़ा क्या आया था फॉर्मूला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बस क्यू को बड़ा रो के टर्म्स में लिखना चाहो लिख सकते हो, क्यू को लिख बड़ा रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। अगर मैं कहूं कि बड़ा वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, आप बोलोगे हाँ सर क्यों नहीं लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन इज ऑफ कोर्स आर कैप, और आप इसे कह सकते हो कि सर के क्यू आर कैप को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, बेटा दैट इज आर क्यू। अगेन बेटा आर वेक्टर क्या मैं लिख चुका हूं, बेटा आर वेक्टर की टेल कहाँ है, हेड कहाँ है, सब लिख चुका हूं, आपके लिए सारे काम कर रखे हैं पहले से। फेयर इनफ, आगे चलिए बेटा, बढ़िया है। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, स्मॉल आर इज ऑफ कोर्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ग्राफ कैसा होगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर अगर 0 हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये थोड़ा सेंटर वाला पॉइंट आ गया, सेंटर से जैसे जैसे दूर जाओगे आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये सब कब तक चलेगा, आप बोलोगे सर आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर तक चलेगा, और आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर आर को कैपिटल आर रख देता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज बेसिकली योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। चाहो तो आप स्लोप भी निकाल सकते हो, अगर ये एंगल थीटा है तो आप कह सकते हो tan थीटा इज, बड़ा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो आती है ना, y इज इक्वल्स टू, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y इज इक्वल्स टू mx, ये स्लोप है बेटा, tan थीटा इज रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद क्या, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, बढ़ तो सिर्फ सरफेस तक रही है, स्फीयर के सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, फिर बड़ा घटती है, घटती कैसे है, आप बोले सर घटती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो फॉर आउटसाइड पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। ये बड़ा हमारे पास आ गया इसका ग्राफ, ठीक है ना।
तो अंदर वाले पॉइंट बेटा क्या है, बाहर वाले पॉइंट बेटा क्या है, हम बड़े आराम से बेटा ये सब बातें कर सकते हैं, कोई खास दिक्कत इसमें नहीं। चलिए बेटा नेक्स्ट हमने बेटा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले देखे अभी तक, हमने कोई सवाल नहीं किए। अब कर लेते हैं, सवाल करने में क्या बेटा, अभी कर लेते हैं। सवाल वाल तो सब हो जाएंगे अपन से ना, फॉर्मूले आने चाहिए। सवालों की प्रैक्टिस के लिए बेटा कुछ एक सवाल करते हैं और हम बड़े इत्मीनान से बेटा ये सवाल निपटाएंगे। सुनो बच्चों, फॉर्मूला बेस्ड, कुछ भी अलग नहीं बेटा, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। सुनो, आपके पास बेटा एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, चार्ज डेंसिटी रो है, रेडियस बेटा आर है एंड सेंटर्ड एट 0,0,0। उस स्फीयर का सेंटर बेटा 0,0,0 पर है। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म at r/2, r/2, 0, r/2, r/2, r/2। थर्ड है बेटा r, इन 3 पॉइंट्स पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो भी वेक्टर फॉर्म में हो जाएगी। क्या दिक्कत है, कर देंगे। तो सुनना बेटा, हमारे पास ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, बेटा बाहर की तरफ आते हुए z एक्सिस भी हो जाएगी। आपके पास बड़ा स्फीयर है ऐसे, और स्फीयर का जो रेडियस है बेटा वो कैपिटल R है, सेंटर जो है बेटा वो 0,0,0 पर है। सब बढ़िया बेटा। इसका बेटा रो गिवन है, वैसे बेटा रो गिवन हो क्यू गिवन हो एक ही बात बेटा, तो कन्वर्ट करना जानते हो, बहुत बड़ा टास्क थोड़ी। पहले वाला जो पॉइंट है बेटा उसको ए बोल देता हूँ बेटा, दूसरे पॉइंट बेटा बी, बेटा तीसरे पॉइंट को सी। पहले वाला पॉइंट बेटा यहाँ कहीं है r/2, 0,0 पर। सॉरी बेटा यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ कहीं है r/2, r/2, थोड़ा पहला वाला पॉइंट यहाँ कहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो ए वाला पॉइंट है उसके सेंटर से डिस्टेंस निकालो। आप बोलो सर सेंटर है 0,0,0 पर और ए पॉइंट है r/2, r/2, 0 पे। इसकी 0,0,0 से डिस्टेंस कितनी होगी? आप बोलो सर डिस्टेंस निकालनी आती है मेरे को। दिस माइनस दिस का स्क्वायर, दिस माइनस दिस का स्क्वायर, दिस माइनस दिस का स्क्वायर का रूट। r/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस r/2 माइनस 0 का स्क्वायर। आई थिंक बेटा इट कम्स आउट टू बी r/√। ऑफ कोर्स इट इज लेस देन r। अगर ये लेस देन r है तो पक्की बात है कि जो a पॉइंट है बेटा बाहर नहीं है, ये अंदर है, स्फीयर के अंदर। सर आप बड़े कंसर्न लग रहे हो कि ये वाला पॉइंट अंदर है बाहर है। हाँ बेटा बिल्कुल कंसर्न हूँ। अंदर के लिए फॉर्मूला अलग है, बाहर के लिए फॉर्मूला अलग है। फॉर्मूला लगाने से कम पहले पता तो ना चाहिए कि वाला पॉइंट अंदर है बाहर है। अंदर है। अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बच्चे बोले सर रो r वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। r वेक्टर की टेल होगी 0,0,0 पर और हेड होगा r/2, r/2, 0 पर। यह आएगा r/2 माइनस 0 i कैप प्लस r/2 माइनस 0 j कैप प्लस 0 माइनस 0 k कैप। तो आप बोलोगे सर ये आ गया r/2 i कैप प्लस r/2 j कैप। डन। सेकेंड वाला बेटा बी पॉइंट। इस बी पॉइंट की बेटा डिस्टेंस 0,0,0 से कितनी है? आप बोलोगे सर वो डिस्टेंस है रूट ऑफ कितनी बेटा? आई थिंक r/2 का स्क्वायर प्लस r/2 का स्क्वायर प्लस r/2 का स्क्वायर। आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट टू बी √3 r/2। बेटा √3 तो 1.732 होता है, नीचे 2 है तो 1.732 अपॉन 2, ये रेशियो तो बेटा 1 से छोटा आएगा। तो पक्की बात है कि बेटा ये तो कैपिटल R से छोटा आएगा, और अगर ये कैपिटल R से अगर छोटा आएगा तो पक्की बात है कि आपका जो बी पॉइंट है बेटा वो भी तो अंदर ही है।
बी पॉइंट भी बेटा आपका अंदर ही है, अंदर है तो तुम फॉर्मूला जानते हो कि सर अंदर वाले पॉइंट के लिए फॉर्मूला है रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बड़ा व्हाट इज आर वेक्टर, 0,0,0 से r/2 r/2 r/2। आप बोले सर वेक्टर लिखना बहुत आसान है, दैट इज r/2 i कैप r/2 j कैप प्लस r/2 k कैप। फिर एनफ ऐसे करेंगे और कैसे करेंगे बेटा? बेटा मैं आपसे कहूँ कि थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में बेटा आपका जो सी पॉइंट है r, उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? तो आप बोलो उसकी सेंटर से डिस्टेंस है r-0 का होल स्क्वायर प्लस r-0 का होल स्क्वायर प्लस r-0 का होल स्क्वायर। बड़ा डिस्टेंस आ गई है √3r एंड ऑफ कोर्स √3r इज मोर देन r, सो ऑफ कोर्स दिस पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर, और आउटसाइड द स्फीयर है बेटा फॉर्मूला चेंज। अब आप कहोगे सर फॉर्मूला लगेगा बाहर वाले पॉइंट के लिए, और बाहर वाले पॉइंट के लिए मेरे बालक जानते हैं कि मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? बड़ा जानते हो यार, k3/r³ इंटू आर वेक्टर। वेरी इजी, कौन सा टफ टास्क है बेटा? k को बड़ा k लिख दो, मुझे तो कोई इशू नहीं है। सर क्यों नहीं दे रखा? अबे क्यों नहीं दे रखा तो लिख दो उसको कि दैट इज रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल r³ इंटू आर वेक्टर। बेटा व्हाट्स द आर वेक्टर? आई थिंक बेटा आर वेक्टर बेटा 0,0,0 से r i कैप प्लस r j कैप प्लस r k कैप। आई थिंक बेटा आर वेक्टर इज r i कैप प्लस r j कैप प्लस r k कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। बेटा मैग्नीट्यूड इज √3r की पावर 3। कर लेना सॉल्व वॉल्व करने की इच्छा हो बेटा, बाकी अपना काम तो हो चुका है, हमने बड़ा मोस्टली काम तो इसके अंदर निपटाई दिया है। आगे चले, चलिए बेटा ये सवाल कोई बहुत ऐसे कॉन्सेप्चुअली टफ सवाल तो नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा ऐसे ही फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। अब थोड़े कॉन्सेप्चुअली कर लेते हैं, लेकिन बेटा सवाल तो ऐसे ही था कि मेरे बच्चों को फॉर्मूला याद हो जाए और मेरे बच्चे कन्विंस हो जाए कि हाँ भाई फॉर्मूला अंदर वाले पॉइंट के लिए अलग है, बाहर वाले पॉइंट के लिए अलग है। कल को कोई अगर मुझसे फोर्स पूछेगा तो पहले चेक करूंगा, ऐसे नहीं गवारों की तरह है ना कर दूंगा कुछ भी, पहले चेक करूंगा कि फॉर्मूला अंदर वाला लगाना है या बाहर वाला लगाना है, कि पॉइंट अंदर है या बाहर है। चलिए बेटा नेक्स्ट इज एक सवाल हो बेटा, आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है विथ कंसेंट्रिक कैविटी। कैविटी मतलब बेटा खाली जगह, स्फेरिकल कैविटी है, रेडियस r1 की, स्फीयर का रेडियस है बेटा r2, चार्ज डेंसिटी बेटा रो है। इट इज ए सॉलिड स्फीयर विथ कंसेंट्रिक कैविटी। कैविटी का बेटा रेडियस में दे रखा आपको r1, कैविटी का जो सेंटर है बेटा दैट इज O, ठीक है ना। एक पॉइंट है बेटा A यहां पे, एक पॉइंट है बेटा B यहां पे, और एक बेटा पॉइंट है C यहां पे। 3 पॉइंट है बेटा A B से। A बेटा कैविटी के अंदर है, बेटा B स्फीयर के अंदर है, बेटा C आपके स्फीयर के बाहर है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स A, B एंड C। बड़ा तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अभी निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। वैसे तो बड़ा हमने जो डेरिवेशन की थी ना, उसमें जो हमने x वेरी किया था उसको आप r1 से r2 वेरी करो तब भी आंसर आ जाएगा। बट यू नो इट वेरी वेल कि हम ये सवाल किस तरह से करने वाले हैं, मैं वो करके दिखा चुका बेटा पहले भी कैसे करते हैं। ये जो कैविटी है वी नो इट वेरी वेल कि इस कैविटी के अंदर चार्ज डेंसिटी 0 है, खाली है बेटा। तो उस 0 को बेटा मैं लिख सकता हूं रो माइनस रो। अब एक बार इस माइनस रो को छुपा लो तो अंदर तो रो हो गया, बाहर रो पहले से था, तो एक फुल स्फीयर बन गया r2 रेडियस का। तो यू कुड इजीली से कि सर एक बड़ा स्फीयर है ऐसे, उसका सेंटर जो है वो O है, ये रेडियस बड़ा आपके पास r2 है, और चार्ज डेंसिटी मेरे बच्चों रो है। A पॉइंट यहां कहीं, B पॉइंट यहां कहीं, C पॉइंट यहां कहीं, प्लस
प्लस, अब रो को छुपा लो, सिर्फ माइनस रो, माइनस रो इसके बाहर तो है नहीं, सिर्फ यहां है। ये बड़ा अपना स्फीयर कितने रेडियस का, R1, चार्ज डेंसिटी है माइनस रो, ठीक है ना। सेंटर बेटा इसका ऊपर है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और बेटा ये पॉइंट सी। ऐसे बेटा मेरे पास दो स्फीयर बन गए हैं, एक R1 रेडियस का, एक बेटा R2 रेडियस का, एक रो डेंसिटी का, एक बेटा माइनस रो डेंसिटी का। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि बेटा इसको और इसको अगर मैं ओवरलैप करा दूं तो ये बन जाएगा क्या? बोला हाँ सर बिल्कुल बन जाएगा, क्यों नहीं बन जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पहले इसकी वजह से निकाल लेता हूं, फिर इसकी वजह से निकाल लेता हूं, जोड़ दूंगा। तो चलिए निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस रो। इस रो स्फीयर वाले बेटा इस रो डेंसिटी वाले स्फीयर के लिए बेटा ए पॉइंट अंदर है, अंदर वाले पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं क्या होती है, रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। आर वेक्टर इज ऑफ कोर्स यहां टेल, यहां हेड, ओ ए वेक्टर, तो लिख दो बेटा ओ ए वेक्टर प्लस, अब बेटा माइनस रो के कारण, माइनस रो के लिए भी ये वाला पॉइंट अंदर ही है और अंदर वाले पॉइंट के लिए मेरे वाला बोलेंगे कि सर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो नहीं बेटा इसके चार्ज डेंसिटी, रो थोड़ी है, इसके चार्ज डेंसिटी तो माइनस रो, आर वेक्टर इज ऑफ कोर्स ओ ए वेक्टर। सॉल्व किया तो बेटा तो जीरो आ गया, तो इसका मतलब ए पॉइंट पर बेटा आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी, होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। क्योंकि अगर आपने इंटीग्रेशन से किया होता तो आप जितने भी शेल लेते हर शेल बेटा बाहर होता, इस ए पॉइंट के तो बाहर होता, और हर शेल के कारण अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती, जीरो आती, जीरो 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 ऐड करते बेटा जीरो आती। आगे चलते हैं बेटा, बी वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अभी निकालते हैं बेटा। बी वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, फिर से वही प्लान हमारे पास, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू दिस स्फीयर प्लस ड्यू टू दिस स्फीयर, दिस स्फीयर रो, दिस स्फीयर माइनस रो वाले स्फीयर के कारण होती, अरे बेटा बी वाला पॉइंट इस स्फीयर के तो अंदर है, अंदर वाले पे तो रो आर वेक्टर इज ओ बी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस रो चार्ज डेंसिटी वाले स्फीयर के कारण बाहर वाले पॉइंट पे, बाहर वाले पॉइंट में जानते बेटा कैसे निकालते हैं, तुम हो सकता फॉर्मूला भूल गए हो, मैं नहीं भूला बेटा, फॉर्मूला था के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। के पसंद नहीं है, अच्छा तो उसको लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू मतलब इसका चार्ज, बेटा इसका चार्ज मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं, माइनस रो इंटू 4/3 पाई रेडियस की पावर 3, बेटा ध्यान देना इसका रेडियस आर बने, क्या क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर रेज टू पावर 3, आर मतलब बेटा ये वाला, ये बेटा ये डिस्टेंस, दैट इज आर वेक्टर इज ओ बी वेक्टर डिवाइड बाई आर वेक्टर इज बेटा ओ बी, तो ओ बी डिस्टेंस की पावर 3, 1 अप इधर बेटा क्या हो गया, ये बेटा आपका क्यू हो गया, ये आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की पावर 3, इन दोनों का जो समेशन है बेटा वही आपका आंसर है। समझ गए बेटा इस बात को। आगे चलते हैं बेटा, लास्ट कि सर मुझे सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, निकालो बेटा, क्या मनाही है इसके अंदर, हम कर लेंगे। सी पॉइंट यहां है, रो वाले स्फीयर के कारण भी बाहर है, माइनस रो चार्ज डेंसिटी वाले स्फीयर के भी पॉइंट बाहर है, तो आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रो मतलब दिस स्फीयर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस रो। बेटा बताओ सी वाला पॉइंट बेटा यहां पर है, बताओ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आप बोलोगे सर बाहर है तो फॉर्मूला तो ये लगेगा, तो ये लगा देंगे बेटा, वैसे के भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा हमने पहले वाले आंसर बेटा वो पाई में एप्सिलॉन नॉट में छोड़ा, तो इसको भी बेटा अपन पाई और एप्सिलॉन नॉट छोड़ देते हैं, के को लिख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इसका क्यू कितना आएगा, रो इंटू 4/3 पाई R2 की पावर क्यूब इंटू आर वेक्टर,
आर वेक्टर इज ऑफ कोर्स मेरे बच्चे ओसी वेक्टर अपॉन आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की पावर 3, मतलब ओसी डिस्टेंस की पावर 3 प्लस माइनस रो चार्ज डेंसिटी जो स्फीयर है उसके कारण कितनी आएगी बेटा, उसके कारण आएगी रो, अरे बेटा भाई के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, फॉर्मूला बना भी रहेगा रो, पहले बेटा सॉरी रो नहीं बेटा, पहले के लिखते हैं बेटा, क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू बेटा, इसका क्यू कितना होगा, इसका क्यू होगा माइनस रो इंटू बेटा वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम है 4/3 पाई r2 की पावर 3। आर वेक्टर इज बेटा ऑफ कोर्स सेंटर से सी पॉइंट दैट इज ओसी वेक्टर अपॉन बेटा हमारे ओसी के मैग्नीट्यूड की पावर 3। सिंप्लीफाई करना चाहता, सिंप्लीफाई कर लेना। कोई बच्चा कहते सर इंटीग्रेशन से भी आंसर आता है क्या, अरे भाई क्यों नहीं आता, लेकिन आप जानते हो कि जितने भी कैविटी के सवाल हुए, चाहे आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सवाल कर रहे हो, चाहे बेटा हमने कभी सेंटर ऑफ मास में आरबीडी वाले चैप्टर के अंदर बेटा सवाल किए हो कैविटी वाले, हमने हर जगह बेटा ये रो माइनस रो सिग्मा माइनस सिग्मा करने बेटा आराम से काम चलाया है। आगे जाकर अगर भी मैग्नेटिज्म वगैरह आगे बेटा वहाँ पर भी हम ऐसे सुपरपोजिशन टाइप के फंडे यूज़ कर लेंगे और हमारा हर बार काम बन जाएगा। और ऑफकोर्स इंटीग्रेशन के मुकाबले तो मुझे लगता है कि आसानी से काम चल जाएगा अपना तो बेटा, ठीक है। तो बेटा ये अपना आंसर बढ़िया सवाल है बेटा, ठीक है, आगे चलते हैं।